इस अध्याय में हम साइक्लो एल्केन के बनाने की विधि का अध्ययन करेंगे। हमने अपने पूर्व के अध्याय में देखा कि किस प्रकार साइक्लो एल्केन बनाए जाते हैं एल्किनों पर कार्बिनों के योग द्वारा। कार्बिन ऐसी अस्थायी उदासीन संरचना होती है जो अभिक्रिया मध्यवर्ती के रूप में बनती है। इनमें कार्बन परमाणु पर दो असहभाजित अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका सरलतम उदाहरण मेथिलीन CH2 समूह है। डाइक्लोरो अथवा डाइब्रोमो कार्बिन के अधिक स्थायित्व के कारण बहुधा डाइक्लोरोकार्बिन अथवा डाइब्रोमो कार्बिन का प्रयोग किया जाता है। इन्हें प्राप्त करने के लिए हेलोफॉर्म की किसी क्षार के साथ क्रिया कराई जाती है। उदाहरण के लिए क्लोरोफॉर्म व पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड की क्रिया से निम्न डाइक्लोरोकार्बिन बनता है। जब भी हम क्लोरोफॉर्म की क्रिया किसी क्षार से कराते हैं तो हम देखते हैं कि सर्वप्रथम H+ आयन विलुप्त हो जाता है और कार्ब एनायन बनता है। कार्ब एनायन में क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर पृथक हो जाता है और डाइक्लोरोकार्बिन बनता है। ये एक मध्यवर्ती के रूप में बनता है और ये एक अस्थायी यौगिक होता है। इस प्रकार बनी कार्बिन का किसी एल्कीन पर समपक्ष या सिस एडिशन होता है और साइक्लोप्रोपीन व्युत्पन्न बनता है। यह स्मरण रखने योग्य है, यदि सिस एल्कीन के साथ कार्बिन का योग कराया जाता है तो मिसो उत्पाद बनता है, जबकि ट्रांस एल्कीन के साथ योगात्मक क्रिया का उत्पाद एक रेसमिक मिश्रण प्राप्त होता है। जब हम इस अभिक्रिया को देखते हैं तो डाइक्लोरोकार्बिन जब सिस एल्कीन से क्रिया करती है तो डबल बॉन्ड टूट करके एल्कीन के दोनों सन्निकटस्थ कार्बन पर एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जो कि कार्बिन के एक एक इलेक्ट्रॉन से क्रिया करके एक साइक्लोप्रोपेन कंपाउंड में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार ट्रांस एल्कीन के साथ क्रिया कराते हैं तो हम देखते हैं कि ट्रांस एल्कीन में दो समान समूह विपरीत दिशा में होते हैं। जब भी इसकी क्रिया क्लोरोफॉर्म और क्षार की उपस्थिति में कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म और क्षार के माध्यम से डाइक्लोरोकार्बिन बनता है और डाइक्लोरोकार्बिन जब भी ट्रांस एल्कीन के साथ क्रिया कराता है तो हमें दो रूप मिलते हैं, D रूप और L रूप, और ये दोनों रेसमिक मिश्रण हमें इस अभिक्रिया में प्राप्त होते हैं। जबकि अधिकांशतः सिस एल्कीन ही रिएक्शन में भाग लेते हैं और हमें साइक्लोप्रोपेन प्राप्त होता है। दूसरी अभिक्रिया की है डाईएजोमेथेन से। जब भी हम डाईएजोमेथेन का उपयोग से वलय का विस्तार किया जाता है अतः साइक्लोपेंटेनॉन की डाईएजोमेथेन से क्रिया कराने पर साइक्लोहेक्सेनॉन को प्राप्त किया जाता है। जब भी हम इस प्रकार की अभिक्रिया कराते हैं तो जब भी पेंटेनॉन की क्रिया डाईएजोमीथेन से कराते हैं तो नाइट्रोजन गैस विमुक्त होती है और CH2 समूह कार्बन के साथ जुड़कर रिंग का एक्सपांशन करता है और रिंग एक्सपांशन से हमें साइक्लोहेक्सेनॉन प्राप्त होता है। साइक्लोहेक्सेनॉन की क्लीमिंसन अपचयन कराने पर ZnHG और सांद्र HCl से कराने पर कीटोन समूह CO समूह CH2 में परिवर्तित हो जाता है और हमें साइक्लोहेक्सेन प्राप्त होता है। इस प्रकार साइक्लो एल्केन बनाने की अभिक्रियाएं प्रारंभ होती हैं और साइक्लो एल्केन बनाया जाता है। जब भी हम साइक्लो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि साइक्लो एल्केन की जो वलय है वो उनके सामान्य भौतिक और रासायनिक गुण एल्केनों जैसे ही होते हैं। साइक्लो एल्केन के निम्नतर सदस्य जैसे साइक्लोप्रोपेन व साइक्लोब्यूटेन गैस होती है, जबकि उच्चतर सदस्य मधुर गंध युक्त रंगहीन द्रव्य होते हैं। ये जल में अविलय होते हैं, जबकि ईथर, अल्कोहल आदि में विलयशील होते हैं। जब भी हम इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं तो इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं में एल्केन की भांति ही अभिक्रियाएं होती हैं, लेकिन 3 अथवा 4 कार्बन युक्त वलयों के अस्थायी होने के कारण वे कई अभिकर्मों के साथ अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, जिनमें वलय टूटकर वलय श्रृंखला वाले यौगिक बनते हैं। इनमें प्रमुख रूप से हाइड्रोजनीकरण। निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में साइक्लोप्रोपेन का हाइड्रोजनीकरण 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर
प्रोपेन का निर्माण होता है। इसी प्रकार साइक्लोब्यूटेन का हाइड्रोजनीकरण 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर संपन्न होता है। साइक्लोपेंटेन में यह अभिक्रिया 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होती है, जबकि साइक्लोहेक्सेन का स्थायित्व अधिक होने के कारण हाइड्रोजनीकरण नहीं होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब भी हम साइक्लोएल्केन कंपाउंड का हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रियाएं निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में की जाती है, और निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वलय खुल जाती है और साइक्लोहेक्सेन हाइड्रोजनीकरण नहीं होता और एक स्थायी यौगिक होने के कारण साधारणतः हेक्सेन में परिवर्तित नहीं होता है। हैलोजनीकरण, साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन हैलोजन के साथ योगात्मक अभिक्रिया संपन्न कराते हैं, परंतु उच्चतर साइक्लोएल्केन अपने अधिक स्थायित्व के कारण प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न कराते हैं। हम देखते हैं कि जब भी साइक्लोप्रोपेन की क्रिया ब्रोमीन से कराते हैं तो वलय खुल जाती है और 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त होता है। इसी प्रकार साइक्लोब्यूटेन पर ब्रोमीन की क्रिया से 1,4 डाई ब्रोमोब्यूटेन प्राप्त होता है। जब हम साइक्लोपेंटेन की क्रिया ब्रोमीन से कराते हैं तो केवल एक हाइड्रोजन अणु का प्रतिस्थापन ब्रोमीन द्वारा होता है और साइक्लोपेंटेन प्राप्त होता है। इस प्रकार की यह अभिक्रिया योगात्मक न होकर के प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। हैलोजन अम्ल के साथ क्रिया, साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन योगात्मक अभिक्रिया देते हैं, परंतु उच्चतर साइक्लोहेक्सेन एल्केन कोई क्रिया नहीं करते। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जब साइक्लोप्रोपेन की क्रिया HBr के साथ कराते हैं तो 1 ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त होता है। जब भी साइक्लोब्यूटेन के साथ कराते हैं HBr की क्रिया तो हमें 1 ब्रोमो ब्यूटेन प्राप्त होता है। अभिक्रिया कार्बोकेटाइन के माध्यम से संपन्न होती है, अतः मार्कोनी-काफ के योग नियम का पालन होता है। लेकिन यदि हम साइक्लोपेंटेन की अभिक्रिया HBr से कराएं तो कोई अभिक्रिया नहीं होती। यह अभिक्रिया मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार होती है, अतः हाइड्रोजन परमाणु वलय के उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। जब भी हम मेथिल साइक्लोप्रोपेन की क्रिया HCl से कराते हैं तो सर्वप्रथम H+ आयन की क्रिया होती है और वलय खुलकर कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है, और जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है वहाँ पहले से उपस्थित उसी जगह उसी कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ता है। इस प्रकार हमें 2-क्लोरोब्यूटेन प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की इस अभिक्रिया को जब भी हम देखते हैं तो H+ आयन की अभिक्रिया कराने पर हम देखते हैं कि जब भी वलय खुलती है तो 2 प्रकार के कार्बोकेटाइन बन सकते हैं। पहली प्रकार का कार्बोकेटाइन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है, जबकि दूसरी प्रकार का कार्बोकेटाइन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अतः 2 डिग्री कार्बोकेटाइन अधिक स्थायी होता है, अतः मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार 2 डिग्री कार्बोकेटाइन पर क्लोरीन माइनस आक्रमण करता है और 2-क्लोरोब्यूटेन प्राप्त होता है। ऑक्सीकरण, जब भी हम साइक्लिक कंपाउंड का ऑक्सीकरण कराते हैं तो हम देखते हैं कि क्षारीय केमिनोफोर द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर डाइकार्बोक्सिल अम्ल बनते हैं। साइक्लोएल्केन ठंडे क्षारीय केमिनोफोर, ओजोन आदि के प्रति उदासीन होते हैं, लेकिन क्षारीय केमिनोफोर के प्रति ऑक्सीकृत होकर डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। जब भी हम क्षारीय केमिनोफोर की क्रिया साइक्लोप्रोपेन के साथ कराते हैं तो मेलोनिक एसिड प्राप्त होता है, जबकि साइक्लोब्यूटेन के साथ क्षारीय केमिनोफोर की अभिक्रिया कराने पर सक्सिनिक एसिड, और यदि हम साइक्लोपेंटेन के साथ अभिक्रिया कराएंगे क्षारीय केमिनोफोर की तो हमें ग्लूटारिक एसिड प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड चेन के टूटने पर बनते हैं, और यदि हम साइक्लोहेक्सेन की क्रिया कराएंगे तो हम देखते हैं कि हमें एडिपिक एसिड प्राप्त होते हैं। डेमेन्जेनोव पुनर्विन्यास अभिक्रिया, साइक्लोएल्केन की एक महत्वपूर्ण गुण है कि वलय के आकार परिवर्तन, वलय का सिकुड़ना और फैलना। चक्रीय प्राथमिक एमिनो समूह किसी इलेक्ट्रॉन के माध्यम से वलय से जुड़ता है तो नाइट्रस अम्ल HNO2 से क्रिया करवाने पर वलय में कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ जाती है। इसे वलय का प्रसार कहा जाता है, परंतु जब NH2 समूह वलय के कार्बन से
जुड़ा रहता है तो नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराने पर वलय में परमाणु की संख्या कम हो जाती है, जिससे वलय का संकुचन हो जाता है और पुनर्विन्यास डैमेजनोव अभिक्रिया कहलाती है। यदि हम इस अभिक्रिया का अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि जब भी सबसे पहले साइक्लोब्यूटिल मेथिल एमेन की क्रिया HNO2 से कराते हैं तो HNO2 से कराने पर नाइट्रोजन गैस का विलोपन होता है और जल का विलोपन होता है, तो हमें प्राप्त होता है साइक्लोपेंटेनॉन। एक प्रकार का एल्कोहल है साइक्लोपेंटेनॉल। और जब साइक्लोपेंटेनॉल की क्रिया पुनः करवाते हैं तो जल के विलोपन के द्वारा एक रिंग का एक्सपांशन हो जाता है और इस प्रकार हमें अभिक्रिया प्राप्त होती है। इस क्रियाविधि को जब भी हम देखते हैं तो HNO2 के साथ क्रिया कराने पर जल का अणु विलुप्त होता है और NOH समूह जुड़ता है। NOH में से नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है और OH समूह विलोपित होकर कार्बोकैटायन का निर्माण करता है। चूँकि कार्बोकैटायन 1 डिग्री के कार्बन कैटायन होता है, अतः पुनर्विन्यास जेनोव पुनर्विन्यास द्वारा 1 डिग्री कार्बोकैटायन 2 डिग्री कार्बोकैटायन में परिवर्तित हो जाता है और एक एल्कोहल का निर्माण करता है। इस प्रकार रिंग का विस्तार होता है। इसी प्रकार यदि हम किसी साइक्लोप्रोपिल मेथिल एमीन के साथ क्रिया कराएं या साइक्लोपेंटेन एमीन के साथ क्रिया कराएं, HNO2 से नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है, जल अणु विलोपित होता है और हमें साइक्लोब्यूटेन मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। इसकी क्रियाविधि का जब भी हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि जब भी हम साइक्लोपेंटेन मेथिल की क्रिया HNO2 से कराते हैं तो सर्वप्रथम जल का अणु विलोपित होता है और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बंध बनता है, जो कि नाइट्रोजन गैस विलोपित हो जाता है और OH माइनस निकलता है, कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन बनने पर हम पाते हैं कि वह अभिक्रिया बन टूट जाती है और कार्बोकैटायन डैमेजोव पुनर्विन्यास द्वारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन 1 डिग्री कार्बोकैटायन में परिवर्तित हो जाता है और जो कि OH से क्रिया करने पर साइक्लोब्यूटेन मेथिल एल्कोहल बनाता है। इस प्रकार की यह अभिक्रिया द्वारा हमें रिंग का पुनर्विन्यास करके रिंग का एक्सपांशन और रिंग का कंस्ट्रक्शन दोनों प्रकार के यौगिक प्राप्त होते हैं।